तो आज हम 2 कंपनीज़ को कवर करेंगे जो कैपिटल मार्केट सेगमेंट से बिलॉन्ग करती है। फर्स्ट इज़ आईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट एंड सेकंड इज़ आनंद राठी लाइक स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर्स वाली कंपनी, राइट? दोनों कंपनी जैसे आप लोगों को पता है, नाम से पता लग रहा है, लाइक यू कैन से कैपिटल मार्केट वाले बिज़नेस से बिलॉन्ग करती है। लाइक वन इज़ लाइक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड सेकंड इज़ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। तो इन दोनों कंपनीज़ के लाइक क्वार्टर 4 FY26 का रिजल्ट डिस्कस करेंगे। एंड रिजल्ट डिस्कस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं इन कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से क्या गाइडेंस हुआ करता था। तो फर्स्टली पिक करते हैं आईसीआई प्रूडेंशियल आईएमसी के बारे में। तो इस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई गाइडेंस नहीं हुआ करता था, बट आपने देखा होगा इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है लगभग कुछ ही समय पहले हुई है, 3-4 क्वार्टर पहले ही हुई है। एंड उसके बाद से कंसिस्टेंटली लास्ट के 2-3-4 क्वार्टर से इस कंपनी का जो लाइक बिजनेस ग्रोथ होता है, लाइक वाई अराउंड 20% के आसपास में होता है। एंड जैसे आईसीआई प्रो एमसी के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लाइक एसेट मैनेजमेंट में, लाइक एक्टिव एसेट मैनेजमेंट के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी है। एंड लाइक इस एएमसी के अंदर मेजरली से इक्विटी म्यूचुअल फंड वाली स्कीम है, एंड लाइक कुछ डेट स्कीम्स है, हाइब्रिड स्कीम्स है, वो सारी इसके अंदर रहती है, राइट? सो लाइक आप लोगों को मतलब एज सच मैं यहाँ पे आईसीआई प्रो एमसी के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में उतनी बात नहीं करूंगा, बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि लाइक इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है एंड एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस बहुत बड़ा बन चुका है। तो एज सच मैं यहाँ पे लाइक डायरेक्टली ज्यादा नहीं बोलूंगा कि एमसी का बिजनेस किस तरह का होता है। डायरेक्टली हम लोग फोकस करते हैं आईसीआई प्रो एमसी के मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था एफआई 26 को लेके। तो एसएस मैनेजमेंट की तरफ से कोई ग्रोथ गाइडेंस नहीं होता है उनकी तरफ से, बट जैसे हमने डिस्कस किया लगभग 20% के आसपास की बिजनेस ग्रोथ रहती है, बिकॉज लास्ट के 3-4 क्वार्टर से आईसीआई प्रो एमसी ने जो इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ को यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट अराउंड अराउंड 15-16-17% के आसपास में रहती रही, जबकि आईसीआई प्रो एमसी की लाइक कंपनी ने अपनी ये लोग एसेट मैनेजमेंट की जो बुक है, टोटल बुक है, उसके अंदर ग्रोथ डिलीवर की है लगभग 20-21-22% के आसपास में। एंड साथ में कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है, उसके बिकॉज इनके जो सेंट्रल एक्सपेंसेस है वो तो फिक्स रहते हैं, तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा तो इनका जो प्रॉफिट का ग्रोथ रेट होगा वो इनके लाइक यू कैन से एयूएम ग्रोथ रेट या फिर उनके बिजनेस ग्रोथ रेट से ज्यादा डिलीवर होता था। तो एक बार देखते हैं लाइक क्वार्टर 4 FY26 के अंदर इस कंपनी का किस तरह से बिजनेस ग्रोथ रहा है। तो इनके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई क्वार्टर 4 की, उसको मैं यहाँ पे लाइक प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आई थिंक प्रेजेंटेशन आपको दिख रही होगी। तो लाइक एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। तो लाइक पहले इन्होंने ये दिखाया कि जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की ग्रोथ रही है क्वार्टर 4 के अंदर वाई ऑन वाई, वो किस तरह से रही है। तो क्वार्टर 4 के अंदर वाई ऑन वाई होल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोथ रही है 21% के आसपास में। एंड करंटली जो इनका लाइक यू कैन से होल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टोटल एयूएम बन गया है लगभग 82 लाख करोड़ रुपीस के आसपास बन गया है। एंड अब इसको कंपेयर करते हैं कि लाइक यदि इंडस्ट्री ग्रोथ 21% के आसपास में आई है क्वार्टर 4 के अंदर, तो यहाँ पे लाइक आईसीआई प्रो एमसी की यहाँ पे एयूएम की ग्रोथ रेट किस तरह से डिलीवर हुई है, उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे मेंशन भी किया है, राइट। तो इनकी वाई ऑन वाई लाइक जो इनका एयूएम ग्रोथ हुआ है वो लगभग 25.60% से ग्रोथ हुआ है। लास्ट क्वार्टर 4 FY25 कंप्लीट होने के बाद में इनका एयूएम था लगभग 9 लाख करोड़ रुपीज के आसपास में। एंड जो करंटली अभी डिलीवर हुआ है, तो इनका जो टोटल एयूएम है लगभग 11 लाख करोड़ रुपीज के आसपास में है। मतलब इनका जो एयूएम है वाई ऑन वाई यहाँ पे लगभग 26% के आसपास में ग्रोथ हुआ है, जबकि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग 21% के आसपास में है। मतलब इस बार भी लाइक आईसीआई प्रो एमसी ने अपना जो ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। तो ये तो हमने एयूएम ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लिया है। एक बार सेगमेंट में डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो लोग आप डायरेक्टली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देख सकते हो कि इनका इक्विटी एयूएम लगभग 27% से ग्रोथ हुआ है। इनका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड यहाँ पे लगभग 32% से ग्रोथ हुआ है। तो ये इन लोगों ने सेगमेंट वाइज अपना ग्रोथ यहाँ पे बताया है। बट और इनके साथ में जो डेट एयूएम है वो लगभग यहाँ पे 15.5% से ग्रोथ हुआ है। वो सारी चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन करी है। एक बार डायरेक्टली चलते हैं, इनका जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया है, उनकी एक बार अच्छे से एक बार डिस्कशन करते हैं, लाइक उसके अंदर एक्चुअल में क्या डिलीवरी हुई है। मतलब मेजर इनको जो इनकम होती है वो एक्सपेंसेस जो इनका एक्सपेंस रेशियो बनता है किसी म्यूचुअल फंड का, उसके बेसिस पे आती है। तो एक बार कंपेयर करते हैं क्वार्टर 4 से क्वार्टर 4 के अंदर, राइट? तो लास्ट ईयर कंपैरिजन में जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पे लगभग 19.5% के आसपास से ग्रोथ हुआ है। बट यहाँ पे जो इनका एक अदर इनकम के अंदर एक एक्सेप्शनल नेगेटिव गेन दिखाया है लगभग 90 करोड़ रुपीस के आसपास में। वो आप ये कंसीडर कर सकते हो लाइक एज सच ये नोशनल लॉस है, अकाउंटिंग लॉस है। एज सच यहाँ पे यू कैन से लाइक एक्चुअल यू कैन से रियलाइज्ड लॉस नहीं है, बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि लाइक क्वार्टर 4 के अंदर इस साल जो यू कैन से स्टॉक मार्केट अच्छा खासा करेक्ट कर गया है। उसकी वजह से जो मार्केट टू मार्केट लॉसेस आते हैं, एम टू एम लॉसेस होते हैं, मार्क टू मार्क लॉसेस होते हैं, उसको यहाँ पे मेंशन किया है। और यदि बात करें एक्सपेंसेस के ग्रोथ के बारे में, तो वाई यूनिट का एक्सपेंस यहाँ पे 3.5% से डी ग्रोथ हुआ है। मतलब यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। इसीलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है,
वाई ऑन वाई यहाँ पे लगभग 30% से ग्रोथ किया है। ऑल्दो ये जो अदर इनकम यहाँ पे जो नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, उसकी वजह से जो इनका नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग यू कैन से 10% के आसपास ही ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर रखा है टू बी स्पेसिफिक 10.40% के आसपास में। तो ये हमने बात करी कि वाई ऑन वाई इस कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो तो यहाँ पे लगभग 20% या ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 30% से ग्रोथ हुआ है। जबकि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे लगभग 10% के आसपास ही ग्रोथ हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो 90 करोड़ का इन लोगों ने यहाँ पे अदर इनकम नेगेटिव में दिखाया है। वो काइंड ऑफ यू कैन से मार्क टू मार्क लॉसेज है। उसके कारण इनको नेगेटिवली मतलब प्रॉफिट ग्रोथ उतना रेट से ज्यादा डिलीवर नहीं हुआ है। और यदि बात करें लाइक इनके होल ईयर के बारे में कि एफआई 25 से एफआई 26 के अंदर एफआई 25 के कंपैरिजन में एफआई 26 के अंदर किस तरह से इनका लाइक यू कैन से प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हुई है। तो फर्स्टली बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लगभग 23% से ग्रोथ हुआ है। बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लास्ट के 3-4 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली इस कंपनी का जो एयूएम ग्रोथ हो रहा था, यू कैन से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रोथ हो रहा था, लगभग 20 से 22% के आसपास में ग्रोथ हो रहा था। तो यदि कंबाइन कर लें एफआई 26 के सारे क्वार्टर्स को, तो इस कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है लगभग यहाँ पे 23% से ग्रोथ हुआ है। अदर अदर इनकम यहाँ पे डी ग्रोथ हुई है, मतलब नेगेटिव में ग्रोथ हुई है बिकॉज बाकी क्वार्टर्स के अंदर इनकी अदर इनकम पॉजिटिव हुआ करती थी। इस वाले क्वार्टर के अंदर अदर इनकम की नेगेटिव हुई है। यदि बात करें इनके टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, तो वाई इन का एक्सपेंस यहाँ पे केवल 10% से ग्रोथ हुआ, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का लगभग 23% से ग्रोथ हुआ है, जब इनका टोटल एक्सपेंस यहाँ पे लगभग 10% से ग्रोथ हुआ है, जबकि अदर इनकम यहाँ पे डी ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल इनको मिला दें तो इनका जो होल ईयर की जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है उसके लिए भी लगभग 24.5% के आसपास में दिखाई दे रही है। और यदि बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, मतलब केवल अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ही बात करें, तो वो यहाँ पे लगभग 29% के आसपास से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इस कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाइक ये हमने डिस्कस किए आईसी प्रो एमसी के लाइक क्वार्टर 4 एफआई 26 के रिजल्ट्स को। तो मेजॉरिटली यदि हम लोग समराइज करें रिजल्ट को, तो ये दिखाई दे रहा है कि इस कंपनी का जो यू कैन से कोर ऑपरेशंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, वो यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में दिखाई दिया था। एंड इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे केवल 10% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है लाइक इनको जो मार्क टू मार्क लॉसेज हुए हैं क्वार्टर 4 के अंदर एज ए अकाउंटिंग मेथड के रूप में, वो यहाँ पे इन लोगों को मेंशन करना पड़ा है। और यदि बात करें होल ईयर के पर्सपेक्टिव से, तो वाई ऑन वाई इनका रेवेन्यू यहाँ पे लगभग यू कैन से 22% के आसपास में ग्रोथ हुआ है। एंड यदि बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को, यहाँ पे लगभग 29% से ग्रोथ हुआ है। मतलब इस कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमने डिस्कस किए मेजरली आईसीआई प्रो लाइक आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के क्वार्टर 4 एफआई 26 के बिजनेस नंबर्स के बारे में, क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। अब एक बार देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर एसेट्स किस तरह की लाइक यू कैन से अपॉर्चुनिटी डील बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, नॉर्मली ये कंपनी लाइक अपना बिजनेस अराउंड अराउंड 20% के आसपास में ग्रोथ कराती रहती है, साथ में ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है, तो इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट इनके रेवेन्यू की ग्रोथ रेट से थोड़ी ज्यादा होती है। एंड यदि अपन इसका अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने के लिए हमें इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पैग रेशियो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, एक लार्ज कैप कंपनी है, लाइक आईसीआई प्रूडेंशियल एक लार्ज कैप कंपनी है, और लाइक जितने भी लिस्टेड कंपनीज है, लाइक इसकी मार्केट कैप यहाँ पे लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। सो माय पॉइंट इज लाइक एक लार्ज कैप कंपनी है, करंटली लगभग 50 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में है। तो यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि इसका कैलकुलेट करने करने की कोशिश करें, तो यदि कंसिडर भी करें, ऑल्दो इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कोई ग्रोथ गाइडेंस नहीं होता है, तो यदि कंसिडर करने की भी कोशिश करें कि भाई लेट्स से यदि कंपनी 20% के आसपास में अपना बिजनेस ग्रोथ दिखाती है, तो एफआई 27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो हो सकता है लगभग लगभग यू कैन से 40 से 42 के आसपास में। और यदि बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करें लाइक उसके फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर, तो फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आएगा, लेट्स से इनकी फॉरवर्ड पी 40 का मान ले, 20% का बिजनेस ग्रोथ मान ले, तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आएगा लगभग 2 के आसपास में। तो ऐसे जो हमने हमने पहले भी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, जो करंटली मार्केट सिचुएशन चल रहा है, मार्केट सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर मेजरली हम लोग उन्हीं कंपनीज को लाइक प्रेफर करते हैं एक बेटर डील के पर्सपेक्टिव से, जहां पे फॉरवर्ड पैग रेशियो उस कंपनी का लगभग 1 से कम दिखाई देता है, राइट? तो एज सच मतलब मेरे को यहाँ पे बड़ी अच्छी डील बनती हुई, मतलब एज सच यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिवनेस दिखाई दे नहीं रही है इस डील के अंदर, जैसे मैंने आपको फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करके बताया। बस मेरा पॉइंट इतना ही है, लाइक ठीक है लार्ज कैप कंपनी है, और एज सच जितना बिजनेस ग्रोथ करेगी उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग एज ए रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कंसीडर कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइक कैपिटल मार्केट्स का जो यू कैन से लाइक लास्ट के लगभग 15-18 महीनों के आसपास से काफी यू कैन से सेंटिमेंट नेगेटिव था, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स यहाँ पे ऊपर नहीं गए थे, कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही थे। तो ये कह सकते हैं जैसे वापस बुल मार्केट स्टार्ट होगा, तो इन कंपनीज के अंदर इक्विटी फ्लो बहुत ज्यादा आएगा, लाइक यू कैन से इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लो ज्यादा आएगा, तो उसके बेसिस पे हो सकता है इनका एयूएम का ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है नेक्स्ट 1-2-2.5 साल के लिए के आसपास तक। उसके बेसिस पे इनकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे एक बेटर डिलीवर हो सकती है।
बट अगेन लाइक जो हमारा एक थीसिस रहता है, जो मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि हम लोग वही परसेंटेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनकी बिजनेस ग्रोथ कंसिस्टेंटली 20-25 30% के आसपास में हो रही हो नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए, एंड साथ में उन कंपनीज का स्टॉक करंटली 1 से कम के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो में ट्रेड कर रहा हो। तो फर्स्ट वाले क्राइटेरिया को तो कंपनी पास करते हुए दिखाई दे रही है, बट सेकंड वाले क्राइटेरिया के अंदर ये कंपनी यहाँ पे पास करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अगेन ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये जस्ट मैं एक एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, बिकॉज डिसीजन मेकिंग लास्ट में एंड में आपको ही करनी है। ऑल्दो कुछ अच्छी बातें डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, आईसीआई प्रो एमसी के बारे में। एसेट मैनेजमेंट की यू कैन से एक्टिव एसेट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, और सेकंड नंबर पे एचडीएफसी एमसी आता है। ऑल्दो जो एचडीएफसी एमसी है और जो निप्पॉन एसेट एमसी है, उनका जो लाइक यू कैन से एम ग्रोथ होता है वो लगभग 15-16-17% के आसपास में होता है, जबकि आईसीआई प्रो एमसी उन सब कंपनीज के अंदर, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसका जो एम ग्रोथ है यहाँ पे लगभग 20-21-22% के आसपास में डिलीवर होता नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंटली आईसीआई प्रो एमसी यहाँ पे अपना मार्केट शेयर यहाँ पे गेन किए जा रही है, बिकॉज इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को यदि आउट परफॉर्म हर एक क्वार्टर में आप कर रहे हो, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप ये देखो कि इतने सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करे, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन करे, एंड जो सेकंड और थर्ड नंबर की कंपनीज है लाइक आपका मार्केट कैप के अंदर, लाइक भले आप बात कर लो एचडीएफसी एमसी की बात कर लो, चाहे नैम इंडिया की बात कर लो, उनसे भी यहाँ पे ज्यादा रेट से अपना बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर करती हुई नजर आती है। सो ये काइंड ऑफ मैंने मेरा पर्सपेक्टिव दिया है एएमसी बिजनेसेस को लेके। यू कैन से जो मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ, जो कैपिटल मार्केट जब वापस अपना बुल ट्रेजेक्टरी में आएगा, तो उसके बाद में लाइक लोग ट्रेडिंग भी ज्यादा करेंगे, लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन सबका फायदा जो आपके एएमसी बिजनेसेज हैं, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा मिलने वाला है। तो ये नॉर्मली ये जो कैपिटल मार्केट वाले बिजनेसेस होते हैं, एएमसी बिजनेसेस जो है थोड़े साइक्लिकल काइंड ऑफ बिजनेसेस होते हैं। जब मार्केट बुल ट्रेंड में आता है तो लाइक यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ अच्छी खासी देखी जाती है। जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर होता है, उस टाइम पे भी इनका लाइक कुछ ही 1-2 कंपनीज होती है जहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ होता है, बट बाकी कंपनीज यहाँ पे यू कैन से बिजनेस ग्रोथ भी कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला जाता है। स्पेसिफिकली जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, उनका तो डायरेक्टली यू कैन से कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला जाएगा। ऑल्दो जो एएमसी कंपनीज होती हैं, उनका तो कुछ-कुछ सेगमेंट यहाँ पे यू कैन से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से आता है, डेट म्यूचुअल फंड से आता है। एंड इस बार तो कॉन कॉल के अंदर आईसीआई प्रो एमसी मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि यार लोगों के दिमाग में यू कैन से जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके दिमाग में इतनी अच्छी प्रोसेसिंग सेट हो गई है कि उनको ये पता लगने लग गया कि जैसे मार्केट गिरता है, स्टॉक मार्केट गिरता है, निफ्टी गिरता है, सेंसेक्स गिरता है, तो हमें ज्यादा इन्फ्लो करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आपने देखा होगा इस बार जब मार्च का डेटा आया था, लगभग लगभग 32,000 करोड़ रुपीज यहाँ पे इन्फ्लो आया था इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर। वो यहाँ पे एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट है कि ठीक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे थोड़ा यू कैन से शार्प होने लग गया है, एक अच्छा समझदार कह सकते हैं कि जब मार्केट फॉल हो रहा है, उस टाइम पे अपना जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, वो इसका फायदा उठाता हुआ नजर आता है। तो ये एक अच्छी बात बताई आईसीआई प्रो एमसी की मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर, तो ये एक पॉजिटिव एंगल वाले एंगल से देख सकते हैं। इसका मतलब यदि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे थोड़ा और अच्छे समझदार हो गए हैं, इसका मतलब यदि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी जाएगा, उस टाइम पे भी रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना अच्छा खासा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो करेंगे। उस टाइम पे भी जो एएमसी कंपनीज है, उनका बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। और जो बुल मार्केट होगा तो यहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा रेट से ग्रोथ होगा, पर यदि कंसोलिडेशन मार्केट है उसके अंदर यदि जो अपने रिटेल इन्वेस्टर यहाँ भी फ्लो देते रहेंगे, बिकॉज जो एटलीस्ट उतना अवेयर कर दिया गया मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसे लग रहा है, बिकॉज काफी फिन इन्फ्लुएंसर हैं जो लाइक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन करते हैं। उनके लाइक यू कैन से अच्छा खासा सेल्फ अवेयरनेस होने के कारण रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर अपना जो फ्लो है, एसआईपी का फ्लो, उसको मेंटेन रखते हैं एंड लमसम भी करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। उसका साफ-साफ इम्पैक्ट यहाँ पे यू कैन से क्वार्टर 4 एफआई 26 का जो एएम ग्रोथ आया है आईसीआई प्रो एएमसी का, उसके अंदर साफ-साफ दिखाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया आईसीआई प्रो एएमसी के बिजनेस के बारे में, साथ में मैंने मेरा कॉन्टेक्स्ट दिया है एएमसी बिजनेसेस को लेके कि किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से इनकी बिजनेस में साइक्लिकलिटी होती है। ऑल्दो जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना समझदार हो गया है, उसके कारण इस बार वाले जो कंसोलिडेशन मार्केट आया, बियर फेज आया, उसके अंदर एज सच यहाँ पे ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला है एएमसी बिजनेसेस के अंदर। ऑल्दो जो बाकी एएमसी कंपनीज हैं लाइक नैम इंडिया है, एचडीएफसी एएमसी, उनके रिजल्ट आएंगे तो और हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि आईसीआई प्रो एएमसी ने यहाँ पे अपना इक्विटी एयूएम लगभग 27% से ग्रोथ कराया, या फिर जो बाकी की जो दूसरी एएमसी कंपनीज है, उन्होंने भी अपना यहाँ पे बिजनेस यू कैन से एयूएम ग्रोथ कराया या फिर नहीं कराया। वो एक बार उन दोनों कंपनीज का रिजल्ट आने के बाद में एक बार बेटर क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। तो ये जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव है यू कैन से आईसीआई प्रो एमसी के बारे में। ये जस्ट मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से एक आपको एनालिसिस दिया है, आपको समझाने की कोशिश करी है इस पूरे सेगमेंट के बारे में, साथ में इस कंपनी के स्पेसिफिक क्वार्टर 4 एफआई 26 के रिजल्ट के बारे में। तो अगेन लाइक ये जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने खुद ही रिसर्च करना, खुद एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन लाइक एमसी टाइप ऑफ कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। अब हम लोग सेकंड कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स
लिमिटेड के बारे में। तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी की तरफ से एफवाई 26 को लेके क्या गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात करते हैं लाइक इनके बिजनेस में 2 सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट इज ब्रोकिंग बिजनेस, सेकंड इज नॉन ब्रोकिंग बिजनेस। नॉन ब्रोकिंग बिजनेस मतलब लाइक इनकी एमटीएफ बुक कितनी है उससे जो इनको इंटरेस्ट इनकम आती है। साथ में जो दूसरे लाइक इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर दूसरे लाइक पीएमएस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस वाले एंगल से इनको कितना इनकम आता है, दैट इज कॉल्ड नॉन ब्रोकिंग इनकम। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग एफआई 26 कंप्लीट होते-होते हमारा जो ब्रोकिंग बिजनेस है और जो नॉन ब्रोकिंग बिजनेस है, दोनों के रेवेन्यू स्प्लिट हम लोग अराउंड 50-50% के आसपास में लेके चले जाएँगे। मतलब दोनों की तरफ से जो हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा लगभग बराबर के आसपास होगा, 50-50% के आसपास में। ये पहला गाइडेंस था। सेकंड इनका गाइडेंस था कि हमारी जो एमटीएफ की बुक है उसको बढ़ा के लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास में कर लेंगे। एंड इनका जो थर्ड गाइडेंस था डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को लेके कि हम लोग अराउंड अराउंड लगभग 9500 से 10000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे इंश्योरेंस और लाइक पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस यहाँ पे इजीली अचीव कर लेंगे। तो ये गाइडेंस था एज सच आपके आनंद राठी स्टॉक एंड शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड की तरफ से। एंड आपने तो देखा ही होगा कि लास्ट के लगभग 15-16 महीनों से जब से सेबी के कुछ रूल्स आए थे एफएनओ ट्रेडिंग को लेके लाइक एंड साथ में कुछ एसटीटी इंक्रीज हुआ था, उसके बेसिस पे लास्ट के 15-16 महीनों से जो ये बिजनेस है ब्रोकिंग का बिजनेस, उसके अंदर काफी यू कैन से चीजें ठंडे बस्ते में गई हुई थी। बिजनेस काफी कंसोलिडेशन फेज के अंदर था, काफी वर्स्ट फेजेस देखे हैं ब्रोकिंग कंपनीज ने। लाइक काफी सारी ब्रोकिंग कंपनीज है, लाइक एंजल वन है, आनंद राठी है, लाइक जो दूसरी भी ब्रोकिंग कंपनीज है, उन लोगों ने यहाँ पे एक डिफिकल्ट फेज देखा लगभग लास्ट के 1 से 1.5 साल का। अब एक बार देखते हैं कि क्वार्टर 4 के अंदर जो आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस था, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या डिलीवरी करी है। और साथ में ये भी देखेंगे कि इनका लाइक जो बिजनेस यहाँ पे वापस यू कैन से कंसोलिडेशन फेज में था, क्या उसके अंदर वापस एक ग्रोथ का स्पार्क देखता हुआ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैं एक बार इस कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया है, उसको एक बार मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। राइट, आई थिंक मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा डेफिनिटली, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे शेयर किया हूँ। क्वार्टर 4 एफवाई 26 का जो रिजल्ट आया है आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स की तरफ से। तो फर्स्टली बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में। तो वाई ऑन वाई इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे लगभग 28% से ग्रोथ किया है। एंड यदि बात करें क्यून की बेसिस पे, तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे लगभग 10% से ग्रोथ किया है। मतलब क्वार्टर 4 एफवाई 26 के अंदर जनवरी फरवरी के अंदर तो स्टॉक मार्केट सही था, बट जैसे मार्च में स्टॉक मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, उसके बाद में ये लग रहा था कि यार लाइक देयर इज पॉसिबिलिटी जो ब्रोकिंग कंपनीज है उनमें के अंदर यहाँ पे लगभग बिज़नेस की परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी शायद नहीं आएगी। बट यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो कंपनी है आनंद राठी स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर्स वाली, इसने यहाँ पे अपना वाई ऑन वाई क्वार्टर 4 के अंदर बिज़नेस लगभग 28% से ग्रोथ किया है। एंड यदि बात करें EBITDA के बारे में, तो EBITDA इनका लगभग 51% से ग्रोथ हुआ है। एंड क्यू ऑन क्यू इनका EBITDA यहाँ पे लगभग 22% से ग्रोथ हुआ है। एंड यदि बात करें EBITDA मार्जिन के बारे में, तो इनका EBITDA मार्जिन यहाँ पे लगभग हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। लास्ट के 4-5 क्वार्टर के अंदर लगभग 43% का EBITDA मार्जिन यहाँ पे रिपोर्ट किया है। बिकॉज़ जैसे ही वो कुछ सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे, उसके बाद में ब्रोकिंग कंपनीज के EBITDA मार्जिन यहाँ पे कंसिस्टेंटली डाउन जा रहे थे। बट इस बार जो इन्होंने EBITDA मार्जिन रिपोर्ट किया लास्ट के 5-6 क्वार्टर के अंदर सबसे हाईएस्ट EBITDA मार्जिन यहाँ पे रिपोर्ट किया है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 126% से ग्रोथ किया है। तो ये इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। मतलब ये यहाँ पे एक पहला साइन है कि जो ब्रोकिंग कंपनीज है, उनका बिज़नेस वापस यहाँ पे रिवाइवल फेज के अंदर आ गया है। एंड फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स मतलब क्वार्टर 4 एफवाई 26 एंड उसके बाद से आगे आगे आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी जो ब्रोकिंग बिज़नेसेस हैं, जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, अपने बिज़नेस को उनका जो बिज़नेस है यहाँ पे अच्छा खासा नंबर्स रिपोर्ट कर सकता है। बिकॉज़ लास्ट ईयर के जो इनके बेस वाले नंबर्स हैं, वो यहाँ पे थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया लाइक आपका यू कैन से लाइक इनके एक्चुअल नंबर्स के बारे में। यदि बात करें इनके जो गाइडेंस था कि हम लोग एमटीएफ हमारी जो बुक है और लाइक एसेट अंडर डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में, तो यदि बात करें एमटीएफ बुक के बारे में, तो इनकी एमटीएफ बुक यहाँ पे लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास में आई है। इनका गाइडेंस कितना था? लगभग 1500 करोड़ रुपए का। मतलब जो इनकी एमटीएफ बुक को लेकर जो गाइडेंस था, उसको यहाँ पे लगभग अचीव करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एंड साथ में बात करें एसेट अंडर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में, तो इनका गाइडेंस था लगभग 9500 से 10000 करोड़ रुपए के आसपास में लाइक टोटल एसेट एवं डिसबर्स करने का। बट यहाँ पे जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है, यहाँ पे लगभग 7800 करोड़ रुपीस के आसपास में यहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी हुई है। मतलब यहाँ पे भी इन लोगों ने अपना जो गाइडेंस है उसको यहाँ पे मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस है इन समरी वो तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। बट जो बाकी के 2 सेगमेंट है, जो नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट है, वो यहाँ पे लाइक यू कैन से वो यहाँ पे अच्छे से डिलीवर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार ये देखते हैं जो इनका नेक्स्ट गाइडेंस था कि हमारा जो ब्रोकिंग का रेवेन्यू आएगा वो यहाँ पे नॉन ब्रोकिंग बिजनेस वाले रेवेन्यू के आसपास रहेगा। मतलब 50-50% स्प्लिट करने का ये लोग अपना इन लोगों ने गाइडेंस दिया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो वो भी यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है, जो इनका यू कैन से नॉन ब्रोकिंग का बिजनेस है, ब्रोकरेज वाला इनका सेगमेंट है, वो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के अंदर 51% कंट्रीब्यूट किया है होल एफआई 26 के अंदर।
एंड यू कैन से बाकी का जो बिजनेस है यहाँ पे लगभग 49% से कंट्रीब्यूट किया है। एंड यदि बात करें स्पेसिफिकली क्वार्टर फोर एफआई 26 के अंदर, जो एफआई 26 का एग्जिट हुआ है, उसके अंदर इनका ब्रोकिंग बिजनेस केवल 47% से यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। जो बाकी का सेगमेंट है नॉन ब्रोकिंग वाला और जो इनका अदर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आता है, वो मिला के यहाँ पे लगभग 53% यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया टोटल रेवेन्यू के अंदर। मतलब जो इनका गाइडेंस था कि टोटल रेवेन्यू के अंदर 50% के आसपास में ब्रोकिंग बिजनेस का, 50% के आसपास में नॉन ब्रोकिंग बिजनेस का, उसको यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो इनके 3 गाइडेंसेस थे, उसके अंदर एक गाइडेंस को यहाँ पे इजीली अचीव कर लिया है। बट जो इनका एमटीएफ बुक वाला गाइडेंस था और एसेट अंडर डिसबर्स वाला जो गाइडेंस था, उसको यहाँ पे अचीव नहीं किया है। एंड साथ में जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया कि लाइक इनका जो वापस बिजनेस है ऑन द ट्रैक आना स्टार्ट हो गया है, बिकॉज जैसे इस कंपनी ने यहाँ पे आपने देखा होगा हाईएस्ट नंबर का यू कैन से अपना इबिटा मार्जिन यहाँ पे रिपोर्ट किया लास्ट के 5-6 क्वार्टर से। रेवेन्यू जैसे डिस्कस किया 28% से ग्रोथ किया है और प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 126% के आसपास से ग्रोथ किया है आपका क्वार्टर फोर एफआई 26 के अंदर। तो इन द मेजरली लाइक ये हमने डिस्कस किया लाइक आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में, इनके एक्चुअल जो क्या गाइडेंस थे, गाइडेंस दिया था इन लोगों ने एफआई 26 के लिए और एक्चुअल में यहाँ पे क्या डिलीवरी करी है। अब एक बार देखते हैं कि जो आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स का जो बिजनेस है, उसके अंदर कोई ऐसा किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, किस तरह की डील यहाँ पे नजर आती है। तो फर्स्टली तो मैं ये बोलूंगा कि यार जो ब्रोकिंग बिजनेसेस है, उनका मेरे को ये लग रहा है कि जो वर्स्ट पार्ट था लास्ट के लगभग 18 मंथ्स के अंदर, वो यहाँ पे शायद जा चुका है। मैं अगेन वर्ड यूज कर रहा हूँ, शायद जा चुका है। हमें नहीं पता कि आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर वन एफआई 27 के अंदर क्या फिर से स्टॉक मार्केट लाइक यू कैन से वापस वोलेटाइल होगा, कितना नीचे जाएगा, क्या चीजें होंगी, हमें नहीं पता। बट जिस तरह से जो ग्लोबल मार्केट सिचुएशन यहाँ पे सेट हुई है, वापस जिस तरह से वापस चीजें पीस स्टॉक में गई है मिडल यू कैन से मिडल ईस्ट वाले वॉर को लेके, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि देयर इज पॉसिबिलिटी मार्केट शायद मे बी यहाँ से उतना ज्यादा फॉल ना करे। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये रहेगा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज को लेके कि देयर इज पॉसिबिलिटी यहाँ से अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर ये कंपनी यहाँ पे अपना बिजनेस ठीक ठाक डिलीवर कर सकती है। अगेन ये मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, ये एक मैंने मेरा काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव शेयर किया है। बट हमें ये मानना पड़ेगा कि जो ब्रोकिंग कंपनीज है ना, जब तक बुल मार्केट वापस रहेगा, हो सकता है कि वो अभी बुल मार्केट आना स्टार्ट हो और नेक्स्ट 1 डेढ़ साल तक, पौने 2 साल तक, 2 साल तक बुल मार्केट रहे। उस साले पूरे टेन्योर के अंदर ये जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, उनके बिजनेसेस यहाँ पे अच्छे खासे ग्रोथ होंगे। ये तो यदि बुल मार्केट आएगा तो इन कंपनीज के अच्छे खासे बिजनेसेस तो डेफिनिटली ग्रोथ होंगे। अब यदि ये देखना पड़ेगा कि जब लेट्स से मतलब मैं किसी को ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट यदि किसी को ब्रोकिंग कंपनीज को प्ले करना है, तो काइंड ऑफ इस साइकिल को अच्छे से प्ले करना पड़ेगा कि जैसे ही अब किसी को नहीं पता लगता है कि बुल मार्केट यहाँ पे कब टॉप आउट हो गया है, तो थोड़ा ध्यान में देखना पड़ेगा बिकॉज जैसे बुल मार्केट टॉप आउट होता है, उसके बाद में ब्रोकिंग कंपनीज का स्टॉक यहाँ पे लगभग करेक्ट कर जाता है 30-35-40% के आसपास से। तो यदि किसी को साइक्लिकल नेचर वाले बिजनेसेस प्ले करने हैं, तो वो ब्रोकिंग बिजनेसेस को की तरफ देख सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था माइक्रो फाइनेंस वाले एनबीएफसीज के बारे में, कि जिसको यदि कोई साइकिल प्ले करना है, तो उसको फिर उस साइकिल का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है, राइट? तो उसके बेसिस पे जैसे हमने ब्रोकिंग बिजनेसेस के बारे में डिस्कस किया कि इस वाले क्वार्टर फोर से आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर शेयर ब्रोकर जो कंपनी है, उसके बिजनेसेस ने वापस उसके बिजनेस ने यहाँ पे अच्छा खासा वापस परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। रेवेन्यू में भी अच्छा खासा ग्रोथ किया है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी यहाँ पे अच्छी खासी आई है, EBITDA मार्जिन में यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर चले गए हैं। एंड साथ में जो उनका गाइडेंस था नॉन ब्रोकिंग बिजनेस को मोर देन 50% लेके जाने का टोटल रेवेन्यू का, वो भी यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार इसमें डील के पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो किस रेंज में नजर आता है। तो क्वार्टर फोर एफआई 26 का रिजल्ट आने के बाद में इस कंपनी का जो करंट पी रेशियो लगभग 27 से 28 के आसपास में आ गया है। एंड मतलब अब मैनेजमेंट ने तो ऐसे कुछ स्पेसिफिकली गाइडेंस नहीं दिया बिकॉज कल कॉन कॉल होने वाला है, आज तो कॉन कॉल नहीं हुआ है। बट अब किस रेट से आप अपना बिजनेस ग्रोथ कंसीडर कर रहे हो, उसके बेसिस पे इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली मेरा ऐसा मानना है कि जब वापस बुल मार्केट आता है, तो कंपनीज अराउंड 20-22% के आसपास में ग्रोथ कर सकती हैं, जो अच्छे से अपना यू कैन से इन्होंने अच्छे से अपना टेक प्रोडक्ट जो अच्छे से डेवलप कर लिया होगा, लाइक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी वो कंपनी यहाँ पे बुल मार्केट टाइम पे 20 से 22% का 23% के आसपास में अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकती है। तो यदि ये अज्यूम करें ये कंपनी 20-22-23-24% से अपना बिजनेस ग्रोथ करेगी एफआई 27 के अंदर, तो एफआई 27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो होगा वो लगभग आएगा 22 से 23 के आसपास में। बिजनेस ग्रोथ रेट कितनी होगी? वही लगभग 21-22% के आसपास में। तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा? उसके लिए इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो है उसके अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी रेशियो कितना? 22 का, बिजनेस ग्रोथ कितने की होगी? लगभग 20-21-22% के आसपास में। मतलब इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना आएगा? लगभग 1 के आसपास में। तो आप ये देखो कि एक ऐसी कंपनी जो अपना बिजनेस एफआई 27 के अंदर लगभग 20-21-22% के आसपास में ग्रोथ कर सकती है। अगेन ग्रोथ कर सकती है। एक्चुअल कितना ग्रो करेगी, किस तरह से होगा, वो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस आएगा कल की कॉन कॉल के अंदर, उससे ही हमें पता लग पाएगा।
तब तक हमें क्लैरिटी नहीं होगी कि ये बिज़नेस किस रेट से ग्रोथ कर सकता है। बट मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ, देयर इज़ पॉसिबिलिटी यदि मैनेजमेंट यहाँ पे गाइडेंस देती है 20-22% से अपना बिज़नेस एफआई 27 के अंदर ग्रोथ करने का, उस पर्सपेक्टिव से इस कंपनी का स्टॉक करंटली यहाँ पे लगभग 1 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगेन ये जस्ट मैंने यहाँ पे आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड का जस्ट एक एनालिसिस करके आपको बताया है और साथ में एक फॉरवर्ड पैग रेशियो को कैलकुलेट करने के पर्सपेक्टिव से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ में रखा है। अगेन डिसीजन आपको ही लेना है बिकॉज़ ये जो मैं अभी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता हूँ, जो भी एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ये मेरी तरफ से एज़ सच कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप लोग अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस करना, खुद की रिसर्च करना, खुद की एनालिसिस करना एंड उसके बाद में आप लोग अपना खुद का डिसीजन खुद से लेना। आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना, किस कंपनी के स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को ऑलरेडी बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सो मेरे पास कोई राइट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन देने का। तो प्लीज़ अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना बिकॉज़ कैपिटल आपका है, रिस्क आपका है। तो आप लोगों को खुद से रिसर्च करनी होगी, खुद से डिसीजन खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए लेने पड़ेंगे। बस मेरा इतना ही इंटेंट रहता है कि आप लोगों को मैं इतना अच्छे से एनालिसिस करना सिखा दूँ, आप लोगों को भी इतना अच्छे से कंपनीज़ को लाइक उनके क्वार्टर रिजल्ट को ट्रैक करना, उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को रीड करना और जो उनकी कॉन कॉल होती है, उसको सुन के लाइक जो गाइडेंसेस आते हैं उसके बेसिस पे किस तरह से हम लोग बिज़नेस का एनालिसिस कर सकते हैं एंड साथ में किस तरह से उस कंपनी का हम लोग फॉरवर्ड पैग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा इंटेंट इतना ही रहता है कि सब चीज़ें आप लोगों को सिखाऊँ, ताकि आप लोग भी यहाँ पे एक अच्छे से एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के डिसीजन, खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन अच्छे से खुद इंडिपेंडेंटली ले पाओ।